वर्जन ASP.NET Core। इसके लिए पहली बात है विजुअल स्टूडियो 2022 आपका इंस्टॉल होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो 2020 तो ये आपका क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, तो पहली बात ASP.NET और ASP.NET Core में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। तो ASP.NET और ASP.NET Core में जो मेन डिफरेंस है, ASP.NET की जो एप्लीकेशन है वो विंडोज पे ही रन होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट के इन्वायरमेंट पे ही रन होती है। जो ASP.NET है, जो हम पढ़ के अभी हटे हैं, आज तक जो किया, ठीक, उसकी एप्लीकेशन कहां पे, माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होती है, उसी पे ही चले, यानी कि वो सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का ही होना चाहिए। अगर क्लाइंट कहता है मेरे पास लाइनेक्स है, लाइनेक्स पे ये नहीं काम करे। अगर बोले जी लाइनेक्स है, तो ये लाइनेक्स पे काम नहीं करता। पर ASP.NET Core की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते, यानी कि ASP.NET की तो माइक्रोसॉफ्ट पे ही चलती है, और कोर जो है माइक्रोसॉफ्ट और नॉन माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट और नॉन माइक्रोसॉफ्ट मतलब सब पे ही रन हो, तो एक डिफरेंस तो मेजर ये, ठीक, जितना अभी तक हमें पता है। दूसरा, इसमें आपके यूज होते हैं HTML हेल्पर, उसमें इसमें यूज होते हैं टैग हेल्पर। दो डिफरेंस याद रखने अभी याद। HTML हेल्पर कौन से थे, @HTML.action link, @HTML.textbox4, label 4, display name 4, वो सारे क्या थे, HTML हेल्पर। उसकी जगह इसमें यूज होते हैं आपके टैग हेल्पर। तो दो चीजें अभी याद रखनी, बाकी मैं प्रैक्टिकल में साथ साथ बताऊंगा। एक तो ASP.NET Core की एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, कहने का तो मेरा यह है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो आजकल जो यूज होगी वो यही होगी, ठीक। तो ये विजुअल स्टूडियो 2022 आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। किसने करवा दिया है, करना करना, ठीक, तो रह गया आज कर लेना चाहिए। तो ये देखो विजुअल स्टूडियो 2022, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, है बात सेम सी है, थोड़ा ही फर्क है। और यहां पे आपने चूज करना है ASP.NET Core। इस बार MVC वाली एप्लीकेशन नहीं होगी, यहां लिखा मैंने ASP.NET Core। और बच्चे जहां जहां ASP.NET Core होगा उसके नीचे ये देखो
ऐसे में कुछ भी नहीं लिखा, पहले देखो। ठीक, जहां जहां ASP.NET कोर है वहां वहां लिखा हुआ C#, लाइनेक्स, मैक, विंडोज। ठीक, और जहां सिंपल ASP.NET होगी वहां पे उन्होंने ऐसा नहीं, वहां विंडोज ही लिखा होगा। देखो जहां जहां ये लिखा हुआ विंडोज, विजुअल बेसिक विंडोज, C# विंडोज। ठीक, तो ये देखो जहां जहां विंडोज लिखा आ रहा है वो आपका पुराने वाला है। जहां जहां ASP.NET कोर है उसमें क्या लिखा आ रहा है आपका, लाइनेक्स भी लिखा आ रहा है, मैक भी लिखा आ रहा है, विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां चूज कर लिया ASP.NET कोर, और यहां पे ASP.NET कोर में हमने चूज करना है ये फर्स्ट ऑप्शन जो आ रही है, ASP.NET कोर वेब ऐप रेजर पेजेस। ये MVC वाला नहीं है, वो नेक्स्ट होगा आपका। अभी तक हम MVC में काम कर रहे थे, लेकिन अगर आपको बोला जाए रेजर पेजेस से काम करना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है जिसमें MVC यूज नहीं होगा, ये मैं वही सिखाने जा रहा हूं। SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, और ASP.NET कोर वेब ऐप, ये आपकी ASP.NET कोर, ये लास्ट में वेब ऐप, ये MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो अभी ये नहीं, अभी आपकी यही लैंग्वेज C# में कोड लिखेंगे, और ये रन कहां होगी, लाइनेक्स पे भी, मैक पे भी, विंडोज पे। तो ये वाला चूज करना है ASP.NET कोर वेब ऐप, ये MVC प्रोजेक्ट नहीं। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ASP ఫోర్ ఉంది, ASP ఫుల్ ఫామ్ ఉంది కదని प्लेटफॉर्म एक, और यहां पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया बुक अंडरस्कोर बुकलेस इंडिपेंडेंट अंडरस्कोर SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन अंडरस्कोर 1033। कुछ भी बुक लिस्ट, बुकिंग का कुछ बुक्स का कुछ बना लेंगे, अंडरस्कोर SPA लिख दिया, सिंगल पेज एप्लीकेशन 1033, और ब्राउज करके कहां सेव करना है, ब्राउज पे क्लिक किया, T ड्राइव, और यहां फोल्डर, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ ASP.NET कोर। क्या नाम है फोल्डर का, ASP.NET कोर। ये चूज करो, सेलेक्ट फोल्डर, पूरा ASP പഠിച്ചാണ് ഫുൾ ഫോം ആയി ആंदी आज नए बने हुए हैं। then click on next। नेक्स्ट, इनका पड़ गया और .NET 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी .NET का हम 6 वर्जन यूज कर रहे हैं, .NET 6 लॉन्ग टर्म सपोर्ट। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन टाइप अभी नन लिखो। आज से ठीक 5-6 दिन बाद हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तब आपको बताएंगे ये ऑथेंटिकेशन का क्या रोल है।
इसलिए अभी तो आप नन ही रहने। देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब हम लोग ASP.NET कोड पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ASP.NET का लेटेस्ट वर्जन है। इसकी एप्लीकेशन जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो। मेन एडवांटेज इसका ये है। बाकी तो ये वहां HTML पढ़ोते हैं, टैग हेल्प पढ़ोते, वहां ये होता है, यहाँ ये होता है, वो तो हम साथ साथ पढ़े। जैसे वहां एंटिटी फ्रेमवर्क था, यहाँ एंटिटी फ्रेमवर्क कोड होता है। लॉन्च। एक सबसे पहले ये देखो, यहां वेब कॉन्फ़िग नजर नहीं आ रही, तो यहां कनेक्शन सिंक कहां लिखते हो? उसके लिए फाइल है appsetting.js। इस बार कनेक्शन सिंक जो है वो कहां लिखा जाएगा? JSON। appsettings.json। वहां कहां लिखते थे? web.config। तो एक डिफरेंस तो आपको मिले, यहां वेब कॉन्फ़िग होती ही नहीं। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन की जो मेन फाइल है वो है program.cs। मेन एक ही फाइल है। वहां global.asx थी, कुछ वेब कॉन्फ़िग में लिखते थे हम लोग, यहां पे program.cs एक ही फाइल है। ये किसके लिए है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता कि जो इस फाइल में कोड लिख दिया वो अपने आप ही चलता, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती। देखो क्लास है वो तो हम कॉल करते हैं, यहां तो अपने आप ही रन। कॉन्फ़िगरेशन फाइल याद रख। दो काम हो गए। मेन फाइल है program.cs कॉन्फ़िगरेशन। देन ww रूट में सारी स्टैटिक फाइल, वहां ऐसे नहीं, जैसे स्क्रिप्ट फोल्डर है उसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल थी, कंटेंट फोल्डर है वहां बूटस्ट्रैप था, फॉन्ट्स में फॉन्ट्स थे, ऐसे अलग अलग फोल्डर थे। यहां पे सारी स्टैटिक फाइल ww रूट। जैसे छोटा एग्जांपल, ये देखो, यहां CSS कोई अपनी बनानी हो, ये उसके लिए फोल्डर। यहां JS जावास्क्रिप्ट जो अपनी बनानी हो, ये उसके लिए हो गया। और ये प्री डिफाइन देखना, जैसे लिब फोल्डर में गए और बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर डेज, और डिस्ट के अंदर CSS, और ये वहां ये फाइल कहां थी? bootstrap.css, सीधा कंटेंट में। यहां कहां पे है? ww रूट में गए, उसके अंदर लिब, लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, और डिस्ट के अंदर ये ठीक इसी तरह से ये देखो लिब, इसके नीचे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल, जैसे लिखा आ रहा jQuery वैलिडेशन, ये वैलिडेशन वाली फाइल होगी, jQuery वैलिडेशन। इसी तरह से ये वैलिडेशन वाली फाइल है, ठीक, ये jQuery की फाइल। तो जो वहां स्क्रिप्ट फोल्डर में थी वो आपकी यहां, इतना फाइल, ठीक। अब यूज करेंगे बताऊंगा। अब उसके बाद फैब आइकन, पता ही है जो आपका ये वाला आइकन होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, ये वो फैब आइकन, ठीक। उसके बाद जितने भी हम पेज बनाएंगे वो कहां बनेंगे? पेजेस के अंदर। और ये देखो, ये आपकी वही शेयर्ड है, आगे शेयर फाइल, ये वही लेआउट है, याद है वो देखो। बट इसमें बंडलिंग का कंसेप्ट नहीं है, याद रखना। इसमें global.asx नहीं है। जैसे देखो लेआउट पे गए, यहां पे सीधी ये देख लो, ये बूटस्ट्रैप फाइल का पाथ दिया हुआ है इन्होंने, सीधा ही बस। कहां पे है देखो ध्यान से, अभी दिखाया, लिब, लिब के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, डिस्ट के अंदर CSS।
समझ गए होंगे। ये साइट डॉट CSS दूसरी देख लो। अब यहां बंडलिंग नहीं है इसमें, एक सीधे पाथ दिए हुए हैं, ये ऊपर, और ऐसे ही आप नीचे आ जाओ, ये जावास्क्रिप्ट के जहां जावास्क्रिप्ट लिखी है, क्या लिखा हुआ, लेब, jQuery, टेस्ट, उसी में ही है, यानी वो पूरा पाथ वही यहां पे दिया हो। और वहां क्या नाम था, रेंडर सेक्शन, यहां नाम है रेंडर सेक्शन सिंक। याद है जहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को अपनी लोड करनी है, जो भी हो, तो वहां रेंडर सेक्शन था, यहां पे ऐसे भाई ये फर्क। और ये ऊपर नजर वैसे मार लो, ये रेंडर बॉडी का मीनिंग आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये नेविगेशन बार आपकी वही एक, मैं से बता रहा हूं काफी 90% चीजें वही हैं। अब यहां पे व्यू स्टार्ट वहां भी थी, याद करो, ये लेआउट फाइल का पाथ आ गया, बट इसमें एक नई फाइल है जो उसमें नहीं होती थी, व्यू इंपोर्ट। और ये जो व्यू इंपोर्ट है, इसमें सारे टैग हेल्पर की डिटेल होगी। किसकी होगी, टैग हेल्पर्स। तो व्यू स्टार्ट में तो लेआउट का पाथ है, पिछले में भी था, और इसमें आपके सारे टैग हैं। इक्विवेलेंट याद रखना है, क्या है क्या नहीं, ठीक। तो वहां सिर्फ व्यू स्टार्ट थी, यहां व्यू एक। बाकी ये सारे पेज हैं, एरर का पेज, इंडेक्स, प्राइवेसी, इसको हम देखते हैं कैसे यूज करना। तो सबसे पहला काम तो हम अपना करेंगे डाटाबेस बनाना। क्या बनाना है इसमें, डाटाबेस कोड फर्स्ट से, बाकी बात की बात। एक यहां पे मैंने बुक नाम का मॉडल बनाना है, उसमें बुक आईडी होगा, टाइटल होगा, ऑथर होगा, प्राइस होगा, ऐसे 4-5 कॉलम में लूंगा। बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ISBN, प्राइस, ऐसे में 5-4 कॉलम लूंगा। तो सबसे पहले हम मॉडल बनाएं, ठीक। तो ये MVC नहीं है, तो खुद बनाने पड़ेंगे। क्या करोगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, और यहां पे फोल्डर का नाम दे दिया मॉडल, और यहां पे मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, एक का वही है। अभी हमें आता है, बस यहां कैसे है, और मॉडल का नाम दे दिया मैंने बुक, आ गया जी, बन गया book.cs। और इसमें क्या क्या कॉलम लेंगे, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ISBN और प्राइस, कितने ले लेंगे, लॉट। तो book.cs कैसे लोगे, फ्रॉम टैब प्रेस किया, पहला ले लिया आईडी, पता है आईडी को ऑटोमेटिकली क्या बना लेगा, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा क्या लेना है, टाइटल, तो यहां पे बुक टाइटल, ठीक। इसी तरह से तीसरा क्या है, देखो कितनी शानदार है, ये भी देखो, इसे आप AI कहते हैं। आपने सोचा, डिस्क्रिप्शन बोला ना मैंने, लो डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ठीक। उसके बाद ऑथर भी, टैब भी प्रेस करना है। ये किसकी फीचर है, विजुअल स्टूडियो की फीचर है, जो डेवलपर के लिए कोडिंग में है। आने वाले टाइम पे आप देखना, आप आंख बंद करोगे, मेरा प्रोजेक्ट बन जा, जो आपने सोचा बन जाएगा, फिर डेवलपर की कोई जरूरत। ऑथर, ठीक,
और यहां ISBN, ये नहीं पता चला। ISBN ISBN क्या होता है? ठीक, उसके बाद एक और चाहिए प्राइस। ISBN क्या होता है? अब हम चाहते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर और ISBN इन्हें खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसके ऊपर क्या लगाना है बोलो? ये देखो रिक्वायर्ड आ गया हेल्प में। इस बार आपको नेम स्पेस भी ऐड करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही कर दे। ये देखो ऊपर हो गया तभी सर ने कोई ग्राउंड नहीं सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, फिर यहां लिखा रिक्वायर्ड, फिर रिक्वायर्ड और यहां पे भी रिक्वायर्ड। प्राइस पे रिक्वायर्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में नल वैसे भी नहीं आता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 बना। जो मैंने पढ़ाया 90% वो ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सोचो? कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। वहां वेब कॉन्फ़िग थी, यहां ऐप सेटिंग्स डॉट JSX। जब नया वर्जन होता है ना, चीजें आसान होती हैं। आपने देखा ना बंडलिंग का कंसेप्ट है, ना कोई वेब कॉन्फ़िग, ना ग्लोबल डॉट JSX, ना अलग अलग स्क्रिप्ट फोल्डर। देखा आपने एक फोल्डर है तो कोड है, अब चीजें हमें पता है। देखो दुख के बाद सुख है तो आसानी लगता है। लो अब उसके बाद ये मॉडल आपका बन गया जी। अब आपने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है। अब क्या होता, क्यों लिखते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। हमें ASP.NET कोर में नहीं आता, वो हम सिंटैक्स में लिखवा ही रहा हूं। तो यहां पे ऐप सेटिंग डॉट JSN, और ये JSN आजकल काफी यूज होती है, जिसकी एक झलक आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखी, जो API में लोड कंट्री या लोड स्टेट वाइज जो भी था। तो यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग डबल कोट्स में इस तरह से, ये कनेक्शन स्ट्रिंग कीवर्ड है। यहां जो JSN में होता है की पेयर में डाटा होता है, किसमें होता है? जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग देखो, दोबारा देख लो, अंडू कर दिया, ऐसे डबल कोट्स कनेक्शन स्ट्रिंग, कौन STR, ये वो कनेक्शन स्ट्रिंग की का नाम। अब यहां पे सबसे पहले क्या लिखोगे? सर्वर का नेम, सेम टैब स्लैश SQL एक्सप्रेस, फिर उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस जिस नाम से डेटाबेस बनाना है। ठीक, डेटाबेस का नेम मैंने बोला DB अंडरस्कोर बुक अंडरस्कोर SPA अंडरस्कोर 1033। जिस नाम से डेटाबेस बनाना है। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। ये किसके लिए होता है? विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। उसके बाद एक इसकी जगह ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब यहां पे
मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल टू ट्रू। बस ये चीज आपको लिखनी है जो पहले नहीं लिखनी पड़ती। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल टू ट्रू। यहां प्रोवाइडर वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स ट्रू। लिख लिया, बस इतना ही है। कनेक्शन स्ट्रिंग है और यहां पे डबल स्लैश लगाओ। एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था, सिंगल स्लैश नहीं चलेगा, 2 बार लगाओगे। एस्केप सीक्वेंस होते हैं कीवर्ड होते हैं। ये लिख दिया सर्वर के आगे टैप डबल स्लैश। पता ना सिंगल स्लैश लगाओगे तो एस्केप सीक्वेंस कीवर्ड काम नहीं करते। डबल स्लैश लगा दी सिंगल की जगह। कोई और कीवर्ड हो वो भी ऐसे, या एट द रेट भी बताया हो। आगे बोलो, याद है राउटिंग में। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पैकेज इंस्टॉल। वहां हम एक ही पैकेज इंस्टॉल करते थे एंटिटी फ्रेम पर। यहां पे 3 पैकेज इंस्टॉल होंगे। एक एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। इसमें 3 पैकेज आपके इंस्टॉल हो गया जी। अब हमने पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो टूल्स पे गए, वही नगद पैकेज मैनेजर, मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। और ब्राउज पे क्लिक करो और यहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क ईएफ लिख दिया, एंटिटी फ्रेमवर्क। और ये पहली ऑप्शन ही है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। वहां एंटिटी फ्रेमवर्क होता है, याद कर। सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है। और उसके बाद वर्जन आ रहा है 8, लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? 6, .NET 6 है ना, ठीक। ये बाकियों पे 7, 8 पे काम चल रहा होगा, ठीक। तो यहां पे अभी 6 ही यूज हो रहा है मार्केट में, 6.0.31। 6 का जो लेटेस्ट होगा वो डालो। पहले 30 था, अभी लेटेस्ट 31, 6.0.31 और इंस्टॉल। और ये पैकेज आपका आई एक्सेप्ट, ये इंस्टॉल। दूसरा पैकेज देखो यहीं पे नीचे स्क्रॉल करो, ये एंटिटी माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर। 5-6 दिन हम इस एप्लीकेशन को बनाएंगे और फिर हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट। फिर शुरू होंगे रिपॉजिटरी पैटर्न, सॉलिड पैटर्न्स। और जो बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं बात कहता हूँ जैसे इंडस्ट्री में 3 से 4 साल एक्सपीरियंस वाला बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है और आप बना रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसके और आपके बनाने के तरीके। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 3-4 साल वाले को कंपटीशन देना है तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए, ये सोच ले हुए कि प्रैक्टिस तो काफी अच्छी चाहिए। लो, और यहाँ वर्जन चूज कर लो और 6.0.31 इंस्टॉल। ले फिर
और उसके बाद ये टूल कहां गए, टूल्स पे, और ये आपका 6.0.31 ये टूल्स लिखा रहा लास्ट में, ये Microsoft.NT Framework Core.Tools, और ये 6.3 वर्जन वही रखना सेम 6.0.31 और इंस्टॉल। तो अब आप ये देखो ये इंस्टॉल हो। अब आपको देखने हैं कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए। तो यहां पैकेज और कॉन्फ़िग नहीं, यहां पे आपको क्या करना होता, प्रोजेक्ट नेम पे ही डबल क्लिक कर दो। जैसे प्रोजेक्ट नेम पे डबल क्लिक किया, ये वो आ वही कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल्ड है, जो पैकेज और कॉन्फ़िग होती थी उसमें। ये लो चीजें हैं बट थोड़ा सा अलग है। ये लो ये लिख लो, तीनों पैकेज आ गए। एक Microsoft.NT Framework Core, then SQL Server, then Tools। हो गया। कोड लिखा हुआ है नहीं जाना है चित्र एक अगर यहां पे 80%। अब उसके बाद क्या करना है, जल्दी बोलो। वही डेटा फोल्डर बनाओ और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया डेटा, और डेटा फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम क्या रखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। आ गया जी, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहां भी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास इनहेरिट करो। कौन सी क्लास, डीबी कॉन्टेक्स्ट। कैसे, ये देखो डेटा में बना ली, सब पता किया हुआ, जितना चीजें बता रहा हूं मैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये लो, सबसे बड़ा फायदा है ऊपर अपने आप नेम स्पेस आ जाता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। और यहां पे आ जाओ एक CTOR कंस्ट्रक्टर। अब यहां थोड़ा सा अलग तरीका है। कैसे, यहां पे आप डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस लोगे और उसके अंदर पास करोगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और ये ऑप्शन, और यहां पे बेस क्लास में आपने कंस्ट्रक्टर में ये पास कर। अब ये हर एक में थोड़ा बहुत अपना रूल होता है, तो उसमें हम क्या करें, लर्न कर सकते हैं। यहां पे कंस्ट्रक्टर में डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस और उसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और वही ऑप्शंस आपने कहां पास कर दी, कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि बेस क्या है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। F12 कर लो बेस पे, अभी पता चल जाए। DB context options,
और यहां पे क्या करोगे, प्रॉप और डीबी सेट। क्या लिखना है, बोलो वो आ गया, अपने आप आ रहा है, ऊपर नेम स्पेस भी ऐड हो रहा है साथ ही, जो भी है ये देखो हो गए। और यहां पे क्या लिखोगे, बुक्स। तो थोड़ा सा चेंज है वो आप ध्यान रखो। अब नेक्स्ट स्टेप, एक और स्टेप है प्रोग्राम डॉट cs, जो उसमें नहीं होता। आपका मेन मुद्दा क्या है, कोड बस से ASP.NET कोर में कैसे डाटाबेस यूज होता है या बनता है, ठीक है जी। अब इसके थोड़े बहुत स्टेप्स अपने, लेकिन हमें पता है कोड बस क्या होती है, क्या उसका मीनिंग है, क्या फायदे हैं, क्या कहानी है। एक, अब इसमें उसमें एक ही पैकेज होता था, इसमें 3 इंस्टॉल करने पड़े। अब क्या करोगे, लिख लिया। अब आ जाओ आप प्रोग्राम डॉट cs, वहां पे हम क्या करेंगे, इसे कॉन्फ़िगर, और उसके बाद माइग्रेशन। लेकिन यहां इनेबल नहीं करनी, इसमें इनेबल होती है भाई, सीधी 2 लाइन, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। तो यहां पे गए, कहां पे, प्रोग्राम डॉट cs, और जैसे आप यहां पे आ गए और ये ऊपर फर्स्ट लाइन के बाद में क्या लिखना है, सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग एक्सेस करना है जो ऐप सेटिंग में लिखा था। कैसे एक्सेस करते हो, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग की का नाम क्या है, constr। ये देखो यही नाम है ना, constr, और ये आपने एक्सेस कर लिया एक लाइन ही। cs वेरिएबल में कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, फिर लिखो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसमें पास करो वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास, जहां डाटाबेस का नाम जब लिखा हो, और उसके अंदर यहां पे ऑप्शंस और ये वेरिएबल ले लिया, लैम्डा एक्सप्रेशन, और ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और उसमें आपने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर। ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, रीड करने के लिए, बस। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहां पे एक्सेस हो गया। स्टेप्स थोड़े से अलग हैं, तब जावा में बोलोगे तो थोड़े बहुत अलग होंगे हर एक लैंग्वेज में, लेकिन हमें मुद्दे की बात पता थी कि कोड बस से डाटाबेस कैसे यूज करना है ASP.NET कोर में, हमें तो ये सीखना, उसके स्टेप सीखने थे, बाकी तो हमें पता ही है रूल, वो हम बता रहा हूं। वहां कैसे लिखते थे वो बता दिया, अब इसमें कैसे लिखते हैं ऐसे लिख लेंगे, कल को Node.js में लिखेंगे वहां लिख के देख लेंगे कैसे लिखते होंगे। अब देखो इन चीजों को सीखने में पहली बार कितना टाइम लगता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। अब क्या करना, वहां करते थे इनेबल माइग्रेशन, माइग्रेशन फोल्डर, यहां पे नहीं, यहां सीधा ऐड माइग्रेशन और अपडेट। जैसे ऐड माइग्रेशन वाली कमांड पहली बार चलाओगे वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि माइग्रेशन इनेबल है कि नहीं, नहीं है तो इनेबल कर देगा। उसमें आपको इनेबल खुद करनी पड़ती। चले आगे,
इतनी जल्दी सीख लेते आप लोग। देखो यहां कोई माइग्रेशन फोल्डर नहीं बना हुआ, करेक्ट? नहीं बना हुआ अभी तक। लॉन्च तो टूल्स, नगर पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल याद आ गया। और यहां पे क्या लिखोगे? बोलो ऐड हाइफन माइग्रेशन, इनेबल की जरूरत नहीं। और पहली माइग्रेशन का नाम मैंने दे दिया इनिट लो। अभी एक आपका डाटाबेस भी बनाएगी और टेबल। ऑटो जाती है बोले इसमें। एंटर प्रेस किया और ये देखो यहां पे और इसमें नाम क्या है? हमारा इसमें पहले जो बंदे मार रहे हैं ना तेरे उनका तो हमारी जो बंदे मार रहे हैं माइग्रेशन मुझे तो हेड ये होने से तो ये माइग्रेशन फोल्डर बन गया नहीं बन गया? और ये इनिट लोड वाली फाइल भी बन गई। और ये देखो यहां पे नजर मार लो एक बार, वही इनिट लोड, वही क्रिएट टेबल। सबसे पहले आईडी, डाटा टाइप इन और नल लेवल फॉल्स, नल नहीं आएगा। और इसको बना दिया आइडेंटिटी कॉलम। इसका मतलब है ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और इसका स्टेप भी 1 होगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 होगा। अगर चाहते हो 1 आए, फिर 5, फिर 10, फिर तो इसका स्टेप उस तरह से 4 या 5 कर। ये स्टेप होता है, जैसे ये है ऐसे ही होगा। फिर 5 5 का स्टेप इंक्रीमेंट होगा। ठीक, जरूरत नहीं पड़ती, बस मीनिंग इसका यही है। उसके बाद टाइटल पता है, डिस्क्रिप्शन भी पता है, ऑथर भी, ISBN और प्राइस। ठीक, और बाकी तो आपके ये नॉर्मल। ठीक, और उसके बाद देखो ये प्राइमरी की भी आपकी आईडी को इन्होंने बना दी। ठीक, तो पता है। अब क्या करो, वही पैकेज मैनेजर कंसोल, लास्ट कमांड क्या लिखते हैं? ठीक, अपडेट हाइफन डेटा बेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस। क्या बात है? ठीक, अपडेट हाइफन डेटाबेस। और अब ये आपका डाटाबेस भी बन गया होगा और आपका टेबल। एक क्लिक ऑन व्यू और ये सर्वर एक्सप्लोरर में एक बार चेक कर लो। यहां लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्या नाम है डाटाबेस का? यहां चेक कर लो, यही है। तो अगर ये सर्वर एक्सप्लोरर में नजर नहीं आ रहा है, इसे ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे? डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक किया, ये बेसिकली डाटाबेस का कनेक्शन होता है बच्चे, ये डाटाबेस नहीं होता। अगर आप किसी कनेक्शन को राइट क्लिक करके डिलीट भी कर दो ना यहां से, तो डाटाबेस डिलीट नहीं होगा। ये सिर्फ क्या होता है? कनेक्शन। तो हम अपने डाटाबेस का कनेक्शन यहां ऐड करना चाहते हैं, तो डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक किया और ऐड कनेक्शन। सर्वर का नाम क्या है? dev/SQL Express। ठीक, और यहां पे आज के नया ऐड किया और इनक्रिप्ट ऑप्शनल कर दो, इसको क्या कर दो? ऑप्शनल। और यहां पे ये डाटाबेस का नेम लिख दिया। नीचे आ रहा सेलेक्ट और एंटर योर डाटाबेस नेम, देन क्लिक ऑन वो।
जैसे ओके पे क्लिक करोगे फिर ये डाटाबेस यहां लिस्ट में आपका आ जाए। तो कोड फर्स्ट से कैसे डाटाबेस बनाते हैं ASP.NET कोर में, वो तो आ गया। फर्स्ट स्टेप तो ये लो, ये आ गया जी, और ये टेबल और ये बॉक्स क्लियर है जी। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना हो गया। आप इसको एक बार वैसे रन करके देखो, तो इसके ऊपर भी थीम अप्लाई कर ही लेती हैं, बैठे हैं तो आता है ना, देखते हैं पहले। क्यों ना रहा तमाशा देखा बिना इंडेक्स के बनना ठीक है। क्या वहाँ रन करो, ये देखो। वेलकम। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पे कोई थीम, क्या करोगे उसके लिए बोलो, bootswatch.com वर्जन इस बार अपडेट कर लो। नेक्स्ट, वर्जन 3 की जगह वर्जन 4, यहां से फ्री थीम मिलते हैं, अप्लाई करो वर्जन 4, और यहां पे कौन सा थीम चाहिए कोई भी यूज कर लो। मैंने यटी यूज कर दिया, कौन सा, ये आ गया जी। और यहां से ये इसकी है bootstrap.css, सेलेक्ट किया और ये वो बूटस्ट्रैप आ गया, ये देखो नोटपैड में, और इसको क्या करो, कॉपी कर लो और प्रोजेक्ट में गए, बताया हुआ www रूट में गए, लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के अंदर टेस्ट, और टेस्ट के अंदर CSS, और ये है bootstrap.css, और ये इस फाइल पे गए, इसको डिलीट कर दो जो कोड है bootstrap.css, और यहां पे डिलीट कर दिया, और जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया। अब देखो ये अप्लाई हुआ कि नहीं, तो कहां से पता चलेगा, पेजेस, शेयर्ड और लेआउट। लेआउट में गए, ये सारी पुरानी कहानी है, और ये है वो स्टाइल शीट, क्या लिखा आ रहा है, लिब, बूटस्ट्रैप, टेस्ट, CSS, और मैंने जो चेंज किया उस फाइल का नाम है bootstrap.css, मेन नहीं है, तो यहां से आप मेन फिर हटा, बस हो गया। कोई बंडल नहीं, कोई कुछ नहीं, आप नोटिस करोगे ये उससे आसान होगा। देखो नए वर्जन में क्या होती, चीजें उससे आसान होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए, यही होता है नए वर्जन में, यही अपडेशन होती। बात तो वही है, उसमें भी थीम अप्लाई करते थे, पर वहां बंडलिंग का कंसेप्ट था, याद होगा आपको। एक आपका ये अप्लाई हो गया, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पेज बनाएंगे, बस यहां मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं है, तो यहां पे हम लोग सिंपल पेज बनाएंगे एक, और वो पेज कहां बनाते हैं, यहां पे जैसे आप लोग अप्लाई कर दिया, कोई खास चेंजेस आपको नजर नहीं आए। जब इसकी कोई क्लास अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा, अप्लाई हो गया ठीक। तो अब क्या करो, तो इस तरह से ये हमें आता था। अब कोई भी पेज बनाना है, याद रखना पेजेस फोल्डर में जो व्यू बनते हैं, कहां बनते हैं, पेजेस। मैंने पेजेस के अंदर जाके एक फोल्डर बना लिया, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम रख दिया बुक लिस्ट।
फोल्डर का नाम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेजेस के बाहर नहीं बनाओ, ये याद रखना। अब इसमें बुक लिस्ट में क्या क्या बनूंगा, इंडेक्स का पेज बनाऊंगा, अपसर्ट बनाऊंगा, डिटेल बनाऊंगा, याद करो, वो काम तो वही है, डाटाबेस बेचारे को वही समझाता है, सेव अपडेट डीप फाइंड डिस्प्ले सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट, वही 4-5 कमांड है, ठीक। तो अब ये बुक लिस्ट नाम से फोल्डर बना दिया, तो जो भी बच्चे व्यू बनेंगे वो पेजेस फोल्डर के अंदर ही बनेंगे। कहां बनते हैं, पेजेस फोल्डर। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, व्यूज बनाएंगे, बट इसके लिए ना कल आना पड़ेगा आपको। तो बच्चे जितना मैंने आज करवाया कुछ भी नया नहीं था, बस कोड फर्स्ट से जो डाटाबेस के स्टेप